अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। क्या हाल चाल भाई? हैदराबाद वालों के हाल अच्छे नहीं हैं क्योंकि लोग लिटरली ज़ख्मी हो गए हैं। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्या हुआ कि लोग क्यों ज़ख्मी हो गए। आसमान से गिरने वाले ओलों ने लोगों को ज़ख्मी कर दिया है। उनकी लाखों की गाड़ियाँ तबाह होकर रह गई हैं। मौसमियाती तब्दीली, तगय्युर, क्लाइमेट चेंज की हम बात करते हैं, लेकिन लिटरली बहुत से लोगों को उस वक्त तक की बातें समझ में नहीं आती या सीरियस नहीं लेते जब तक उनके अपने साथ कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे वो कहें कि हाँ वाकई ये तब्दीलियाँ अब हो रही हैं हमारे इर्द गिर्द रूनुमा, और हम सबको इसकी रोकथाम के लिए मिलकर कुछ करना होगा। ऐसे ही हैदराबाद में हुआ बेमौसमी सरप्राइज बारिश क्या थी, आसमान से लिटरली पत्थर बरस रहे थे। अब आप विजुअल्स में ओलों का साइज़ देखेंगे तो पाव पाव का एक ओला जब गाड़ियों की विंडस्क्रीन्स पर पड़ रहा था तो जो गाड़ी की बॉडी है वो भी तबाह, विंडस्क्रीन्स पूरी छलनी हो गई। बच्चे जो गली में अगर मौजूद थे, जो घरों के अंदर वक्त पर नहीं पहुंच सके, वो ज़ख्मी हैं। कितने ही लोगों को फर्स्ट एड के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। आई वाज टॉकिंग टू अ कॉलीग ऑफ माइन, उसकी सारी फैमिली हैदराबाद में रहती है। वो कहते हैं आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, लोगों का लाखों का नुकसान हुआ है। ज़ाहिर है मिडिल क्लास फैमिली है, ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके पास गैराज की सहूलत मैसर नहीं होती, उन्होंने गलियों में ही गाड़ियां खड़ी की हुई होती हैं। अब ऐसे में जब इस साइज़ के ओले पड़ रहे होंगे और आसमान से ये पत्थर बरस रहे होंगे तो फिर लोग कहाँ गाड़ियां भी खड़ी करेंगे, कोई शेड वगैरह तो होता नहीं है। सो ये है मनाजिर उस वक्त के जब हैदराबाद में लिटरली तबाही आई, मौसम ने तबाही मचाई और आम की फसल, जो आम के दरख्त थे, इर्द गिर्द जो बागात थे, उनका तो ना ही पूछें। उनके मालिकान जो है वो आंसू बहा रहे हैं क्योंकि उनकी फसलें तबाह होकर रह गई हैं। जिन्होंने आम उतार लिए थे वक्त पर वो ठीक हैं, लेकिन ओवरऑल इट इज़ अ क्राइसिस। और सिर्फ हैदराबाद नहीं, नवाबशाह, गिरदोनवा, मुतअद्दिद इलाकों में बारिश हुई है, लेकिन हैदराबाद का हम खुसूसी तौर पर इसलिए तस्करा कर रहे हैं क्योंकि वहाँ लोगों की अमलाक को बेतहाशा नुकसान पहुँचा है। मतलब गाड़ियों की प्राइसेस आप देख लें, अब ये अगर हाल होगा किसी की गाड़ी का तो वो तो बेबस, वो क्या करेगा बेचारा आदमी। मतलब आजकल इसको ठीक कराने जाएगा तो मसला है। हमारे यहाँ वैसे ही बिला वजह की पखे निकाल लेते हैं जब आप गाड़ी बेचने जाएं कि भाई इसका स्क्रैच था, पेंट हुआ हुआ है, ये इसकी साइड है, हालांकि हुआ कुछ भी नहीं होता, लेकिन प्राइसेस कम करना शुरू कर देते हैं। सो वो सारा वो जो है ना अनटच वाला फिनोमेना, वो जो दिमाग में हमारे बसा हुआ है वो भी है। सो पीपल आर सैड एंड लोगों का बहुत नुकसान हुआ है। सो एक मरतबा फिर ये रिमाइंडर है कुदरत की तरफ से हम सब के लिए कि हमें दरख्त लगाने हैं, हमें धड़ाधड़ हाउसिंग सोसाइटियाँ नहीं बनानी। अगर हमें बनानी है तो हमें उनमें इतनी प्लांटेशन, इतनी वेजिटेशन करनी है कि हम अपनी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को बैलेंस कर सकें, कार्बन एमिशन को कंट्रोल कर सकें। और लिटरली दुनिया में बहुत से अब ऐसे शहर हैं जहाँ पर जो हाई राइज बिल्डिंग्स हैं उनकी छतों को गार्डन में कन्वर्ट करना लाजमी जुज़्व करार दिया जा चुका है। एज एन यू हैव टू क्रिएट अ जंगल ऑन द रूफ टॉप ऑफ योर बिल्डिंग। इस तरह के मेजर्स आराम से किए जा सकते हैं जिससे वो छतें इतना वज़न भी बर्दाश्त करती हैं, इतनी सॉलिड वाटर प्रूफिंग भी होती है कि लीकेज, सीपेज का कोई ख़तरा भी नहीं होता। और जाहिर है कि कार्बन फुटप्रिंट कम करने में भी ऐसे इक़दामात मदद देते हैं। सो अगर आपके पास अपने एक्सपीरियंस की कोई वीडियो है तो हमें अभी @JioPakistan TV पे भेज दीजिएगा। वी विल शेयर इट विद द ऑडियंस। ये देखिए, आपको लग रहा होगा कि ये बहुत से ओले जोड़कर बनाए गए हैं, नहीं, ये इसी साइज़ में आसमान से गिरे हैं। और आई हैव बीन थ्रू दिस एज़ वेल। एक दफ़ा लाहौर में इतने, ये तो बहुत ज़्यादा हैं, खैर थोड़े से ज़्यादा साइज़, बड़े साइज़ के ओले पड़े थे और पूरी गाड़ी मेरी तबाह हो गई थी। एंड बिल्कुल कौड़ियों के दामों फिर वो गाड़ियाँ बिकती हैं। अच्छा जी, हाँ, इस बारे में तो हमने सोचा आपको सबसे पहले अपडेट कर दें, उन लोगों के साथ ज़रा इजहार हमदर्दी कर दें जिनका नुकसान हुआ है। ज़ाहिर है ऐसे में कोई क्या कर सकता है, या किसी को सिर्फ तसल्ली दे सकता है, कोई क्या कॉम्पनसेशन देगा। अभी हम आगे बढ़ेंगे और वही रूटीन के मामलात जो चल रहे हैं। इमरान खान साहब की पेशियाँ हैं, उनकी दरख्वास्त ज़मानत में तोसी होती है नहीं होती है ये भी पता लग जाएगा। सो अपडेट करते हैं अदालती मामलात के बारे में क्विकली कि इमरान खान को किसी भी केस में गिरफ्तार ना करने की ब्लैंकेट ज़मानत जो थी वो आज ख़त्म हो रही है। और NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में खान साहब आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हो रहे हैं। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब, जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ पर मुश्तमिल डिवीज़न बेंच दरख्वास्त ज़मानत की समाअत करेगा। कल इमरान खान ने फिर फौजी तनसीबात पर पार्टी कारकुनों के हमले का दिफा करते हुए कहा कि उनकी जान पर हमला हो सकता है, लेकिन वो इसके लिए भी तैयार है।
अगर किसी को सबसे ज्यादा खतरा है वो मुझे खतरा है, जान को तो मेरी खतरा है। इन्होंने ये किया, दो मेरे ऊपर अटैक कत्ल करने के वारदात हो चुकी है। मुझे पूरी तरह पता है कि एक दफा ये और करेंगे, क्योंकि इनको डर ये है कि जेल में भी इमरान खान बड़ा मुश्किल रहेगा इनके लिए, तो एक और हमला होगा। मैं तैयार हूं। सो ये था उनका बयान। और इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी भी 190 मिलियन पाउंड केस में एहतसाब अदालत में पेश हो रही हैं। बुशरा बीबी एहतसाब अदालत में अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त दें कि उधर हुकूमत दीगर PTI रहनुमाओं से निपटने के बाद इमरान खान पर भी दबाव बढ़ाती जा रही है। इमरान खान पर फ़ौजी अदालतों में मुकदमात चलाने की बात भी हो रही है। वैसे इसको किसी तौर पर भी इनकरेज नहीं किया जाना चाहिए। मतलब इमरान खान साहब अगर 9 मई के वाक़यात में किसी प्लानिंग में, क्योंकि फ़िज़िकली तो नहीं थे वो वहाँ मौजूद, अगर किसी प्लानिंग में मुलव्वस है भी तो उनका ट्रायल होना चाहिए सिविलियन अदालत के तहत और फिर उनका केस आगे प्रोसीड करना चाहिए। राना साहब की बात को अगर एक तरफ भी रख दें तो कल हमने आपको इमरान खान साहब का अपना बयान सुनवाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुझे तो आर्मी ने गिरफ़्तार किया और इसलिए लोगों ने और कहाँ एहतजाज करना था, GHQ के सामने ही तो करना था जाके। सो वो उसकी तौजीहात टिल डेट पेश कर रहे हैं। खैर, और वैसे उन्हें आर्मी ने गिरफ्तार नहीं किया था। सियासी महाज के साथ साथ इमरान खान के गिर्द कानूनी घेरा भी तंग हो रहा है। जजेस के नाम लेकर धमकाने एक्चुअली और सियासी मतलब एक ही बात है। मकबूलियत का रोब जमाने का दौर भी गुजर चुका है। बहरहाल खान साहब की आज भी कोशिश रहेगी कि अदालत इस बार भी उन्हें ब्लैंकेट ज़मानत का तोहफ़ा देकर रुखसत करे। अब लेट्स सी के गिफ्ट मिलता है आज उन्हें कि नहीं मिलता। देखना यह है कि उनकी ख्वाहिश पूरी होगी या नहीं, आज क्लियर हो ही जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ज़रा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस मामले पे भी पूछते हैं कि भाई ये क्या तरीक़ा है और इस पर क्या इनके इत्तेहादी ऑन बोर्ड हैं या नहीं हैं। बहुत शुक्रिया आपका राना साहब। राना साहब, तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमत का एक बड़ा क्रैकडाउन हम सब जानते हैं जारी है। नेचुरली जिस ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई हो उसका सरबराह ही सबसे अहम निशाना भी होता है और यहाँ तो सर्टनली इमरान खान साहब हैं। इनकी ब्लैंकेट ज़मानत आज ख़त्म हो सकती है, तो क्या अगर इनकी ज़मानत में तोसी नहीं होती तो आज इन्हें गिरफ्तार कर सकते हैं आप लोग? देखिए, ये क्रैकडाउन का लफ्ज़ जो है ये दुरुस्त नहीं है। PTI ने एक मनसूबाबंदी के तहत और एक फितना और मुल्क में फसाद और अनारकी की जो उनकी पॉलिसी थी, जिसके लिए इमरान खान ने 2014 से पिछले 10 साल बिलअमूम और 1 साल से जब वो अपोजिशन में थे बिलखसूस, उन्होंने मुतअद्दिद बार एक पूरा सीरीज़ ऑफ उनका जो है ये प्रोग्राम था। कभी लॉन्ग मार्च किया, कभी शॉर्ट मार्च किया, कभी इस्लामाबाद पे हमले की बात की, कभी इंसानों का समुंदर ला के जो है वो इस्लामाबाद पे हमला करने और इस्लामाबाद को सीज़ करने और घेराव करने की बात की। इमरान खान साहब ये सारे मामले के आर्किटेक्ट हैं। उन्होंने इन नौजवानों के ज़हनों में इंजेक्ट की नफ़रत, उन्होंने ये ओए तोए की सियासत, नफ़रत की सियासत, छोड़ूंगा नहीं, मार देंगे, जला देंगे, ये सारा कुछ जो है ये उन्होंने इन जहनों में इंजेक्ट किया। ये जहर भरा और उनसे एक ऐसा अमल हुआ जो इस मुल्क और कौम के और रियासत के ख़िलाफ़ था। तो इसलिए वो इसके आर्किटेक्ट हैं। गिरफ़्तारी उनकी मेरी जो है वो यानी असेसमेंट के मुताबिक तो ज़रूर होगी, लेकिन बहरहाल ये इन्वेस्टिगेटिंग टीम्स का और ये इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ का इख्तियार है कि वो किसको गुनहगार और किसको किस हद तक कसूरवार ठहराते हैं, किस हद तक उसके ख़िलाफ़ एविडेंस आती है और उसके मुताबिक वो प्रोसीड करेंगे। चलिए, उसके मुताबिक आप कह रहे हैं प्रोसीड करेंगे। आप ये भी याद रखिएगा कि पहले जब गिरफ़्तारी हुई थी क्या हुआ था। अगर अब दोबारा से ज़मानत उनके खारिज होने के बाद गिरफ़्तारी होती है तो इस मरतबा आप लोग हालात कंट्रोल कर लेंगे सर? क्योंकि पहले तो कुछ ऐसा हमने देखा नहीं। इस मरतबा प्लानिंग बेहतर है? देखिए, रद्द-ए-अमल कोई अवामी रद्द-ए-अमल तो नहीं आया था। किसी जगह पे भी, किसी शहर में भी जो है वो कोई 10,000 20,000 लोग जमा नहीं हुए जिन्होंने रद्द-ए-अमल का इज़हार किया हो। ये वही लोग थे। किसी जगह पे 250, 300, 500 जिन लोगों को बाकायदा इस मकसद के लिए ट्रेंड किया गया था, जिनकी ड्यूटियाँ लगाई गई थी, जिनको बताया गया था कि इमरान खान को गिरफ़्तार की सूरत में जो है वो आपने ये करना है। तो ये चंद 100 लोग थे पूरे मुल्क में। और अगर आप बात करें फैसलाबाद की या लाहौर की,
तो वहाँ पे भी एक जगह पे ISI के दफ्तर पे हमला हुआ, दूसरी जगह जो है वो जना हाउस के ऊपर हमला किया इन्होंने। वहाँ पे ये अंदर दाखिल होने और वहाँ पे लूट मार करने और आग लगाने में कामयाब हुए। तो वहाँ पे भी इब्तदाई तौर पे जो है वो चंद 100 लोग थे। तो इसलिए ये कोई ऐसा रद्द-ए-अमल नहीं था जिसको आप अवामी रद्द-ए-अमल कह सकें। और ऐसे रद्द-ए-अमल को रोकने के लिए जो है वो अब तक जो यानी कार्रवाइयाँ की गई हैं, जो गिरफ़्तारियाँ की गई हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब इसके बाद कोई और रह गया है जो इस किस्म के रद्द-ए-अमल का जो है वो इआदा कर सकेगा। लेकिन अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हुई तो उनके साथ भी जो है वो कानून के दायरे में रहते हुए जो है वो निपटा जाएगा। तो आप कह रहे हैं कि आपका नहीं ख्याल कि कोई और रह गया है जो इस किस्म का रद्द-ए-अमल दोबारा दे सके, तो हालात भी यही बता रहे हैं। वैसे तो राना साहब, हुकूमत पर एतमाद है कि तहरीक इंसाफ को एक हद तक कट टू साइज़ या न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। देखिए, ये कट टू साइज़ वाली बात ये इस तरह से दुरुस्त नहीं है कि ये हमने उसे कहा था या किसी ने उसे कहा था कि तुम जो है वो चढ़ दौड़ो जो है वो आर्मी हाउस के ऊपर और वहाँ पे जाके लूट मार और आग लगाओ। ये हमने कहा था या किसी के कहने के ऊपर उन्होंने जो है वो दफ़ाई तनसीबात के ऊपर जो है वो उन्होंने हमला किया। रेडियो पाकिस्तान की तारीख़ी बिल्डिंग और तारीख़ी रिकॉर्ड जो है वो उन्होंने जला दिया। ये उनका अपना किया धरा है। ये अगर कट टू साइज़ है तो ये उन्होंने खुद किया है। कभी कोई ये सोच सकता है कि शोहदा के जो है वो निशानियों के ऊपर जो है वो कोई जो है वो जाके उनकी बेहुरमती करे? उनके मुजस्मों को जिनकी अब कैप्टन कर्नल शेर खां का जिसकी तारीफ़ भारत के जर्नैल ने की, उस जनरल ने कहा कि मैंने कहा कि इसकी डेड बॉडी को नीचे लेके आओ, मैं इसे सलूट करना चाहता हूँ। इतना बहादुर नौजवान है, इतनी दिलेरी से जो है वो अपने मुल्क और कौम की खातिर जिसने लड़ के जान दी है, उसके मुजस्मे को इन्होंने जो है वो तोड़ा, उसको जलाया। नहीं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। खैर कि जो कुछ हुआ इंतहाई अफसोसनाक है और द लॉ इज़ ऑल्सो टेकिंग इट्स कोर्स। अब बताइएगा राना साहब, इलेक्शंस की बात कर लेते हैं। बहुत कुछ हो गया, बहुत कुछ हो रहा है, इलेक्शन भी अब हो ही जाने चाहिए और इलेक्शन का प्रोसेस शुरू होगा होपफुली अब जल्द। आप लोगों को मियां नवाज़ शरीफ की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो क्या नए कानून के तहत नवाज़ शरीफ साहब को रिलीफ मिलने के चांसेस आपको नज़र आ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक मियां नवाज़ शरीफ को रिलीफ मिलने का चांस है, बिल्कुल मिलना चाहिए। उनका हक बनता है, उनके साथ ज़्यादती हुई है और अब तो वो सारा प्रोसेस भी बेनकाब हो गया है कि किस तरह से जो है वो हमारी जुडिशरी में बाज़ लोग जो उस वक्त थे तो उन्होंने इन सारी चीज़ों को जो है वो मैनेज किया। तो ये हर बेगुनाह और बेकसूर आदमी का जिसके ख़िलाफ़ इस तरह से जो है वो सज़ा का अमल जो है वो चलाया गया हो, तो उसका ये बुनियादी हक है कि उसे रिलीफ मिले। मियां नवाज़ शरीफ को रिलीफ जो है वो मिलना चाहिए। लेकिन जहाँ तक उनके वापस आने का मामला है, तो ये तो हम पहले भी ये बात कहते रहे हैं और ये फ़ैसला पार्टी ने किया हुआ है कि जब इलेक्शन होगा तो मियां नवाज़ शरीफ बिल्कुल वापस आएंगे, अपनी पार्टी को जो है वो लीड करेंगे और आवाम में जाके अपनी पार्टी की कामयाबी के लिए जो है वो भरपूर इलेक्शन मुहिम चलाएंगे। अच्छा, अब ज़रा मुझे लग रहा है थोड़ा थोड़ा राना साहब, आपको भी लग रहा होगा इलेक्शन का माहौल बनना शुरू हो गया है और आपसे बतौर सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पंजाब हम ये पूछना चाहते हैं कि सूबे में जहांगीर तरीन पार्टी बना रहे हैं, बताइए आपको कितने इलेक्टेबल्स उनके साथ होंगे? पीपल्स पार्टी पैर जमा रही है, जरदारी साहब ने लाहौर में डेरा डाल लिया है। अब ऐसी कितने दिन रहते हैं वहाँ पे? मुस्लिम लीग काफ भी लोग इकट्ठे करने की तगदौ में है। इलेक्शन में ये तमाम लोग या ये तमाम जमातें मुस्लिम लीग नून के लिए कितना बड़ा चैलेंज बनेगी आपको लगता है? नहीं जी, हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। अगर कोई नई जमात बनती है तो बिस्मिल्लाह, वो जमात बने, अपनी किस्मत आज़माई करे, अवाम जिसको चाहें उसको वोट दें। पीपल्स पार्टी को भी पूरा हक पहुंचता है कि वो पंजाब में अपने पैर जमाए, हमें भी ये हक पहुंचता है कि हम सिंध में अपने पैर जमाएं। रही बात ये कि उस रद्द-ए-अमल के तौर पे जो लोग पार्टी को छोड़ रहे हैं, उन्होंने पहले भी कई बार पार्टियाँ छोड़ी हैं, वो इन चीज़ों के आदी हैं, किसी ने उनको नहीं कहा छोड़ने को, वो ख़ुद अपनी मर्ज़ी से जो है वो ये सारा काम कर रहे हैं। और बाकी कौन आदमी किस जमात में जाता है ये उसका जो है अपना चॉइस है। PMLN के पास इतनी भारी गुंजाइश नहीं है कि हम सब लोगों को ले सकें। हमारी एक अपनी जमात है, हमारे कैंडिडेट्स हैं
जो पार्टी के साथ खड़े हैं, जो पार्टी के साथ कमिटेड हैं, तो हमारे पास तो जो जितनी गुंजाइश है उसी कदर हम लोगों को अकोमोडेट कर सकेंगे। बाकियों को जिस जगह पे भी जाना है या अगर कोई नई पार्टी मार्ज़ वजूद में आती है और वो सियासत करती है, सियासी असूलों पे चलती है, उस नफ़रत के उस रास्ते पे नहीं जिस रास्ते पे इमरान खान न्याज़ी ने कौम को डाला था, उसके ऊपर नहीं चलती, तो ठीक है, उसके लिए भी गुंजाइश है, वो अपनी किस्मत आज़माई करे, इलेक्शन में हिस्सा ले। चलिए जी, लेट्स सी, आपने साथ में ये भी कह दिया कि पीपल्स पार्टी को पूरा हक़ है पंजाब में सियासत करने का, ज़ाहिर है पहले भी करती रही है, और आपको भी पूरा हक़ है मुस्लिम लीग नून को कि सिंध में सियासत करें। आप पहले भी इसमें सच कोई कामयाब तो हो नहीं सके। सो लेट्स सी क्या होता है। हम ज़रा अपने सुपरस्टार्स की बात करेंगे। आप नहीं, सही नहीं समझे, हम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बात करेंगे जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी प्रोग्राम के लिए अमेरिका में मौजूद हैं। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एजुकेशन प्रोग्राम में शिरकत करने वाले पहले प्रोफेशनल क्रिकेटर हैं। सो यस, ये पढ़ाई के दिन वापस आ गए हैं। कॉलेज यूनिवर्सिटी लाइफ ऐसा लग रहा है कि ये मिस कर रहे थे, तो इसका पीसीबी ने इंतज़ाम कर दिया है। दोनों क्रिकेटर स्टार्स वहाँ क्या कर रहे हैं इसकी एक झलक तो आपने देख ही ली है। बाबर आजम ने एक्चुअली अपनी सोशल मीडिया पे ये शेयर की है वीडियो, ये तस्वीर, और दोनों ही कुछ पढ़ने में, रीडिंग करने में, कुछ रिसर्च में मगन नज़र आ रहे हैं, और बहुत से लोगों के इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं। एंड यू नो, हमें बस कंटेंट मिलना चाहिए। हम मीम्स बनाने में तो नंबर 1 है, और हम मीम्स बनाने में जितनी तरक्की कर सकते हैं शायद ही किसी और चीज़ में इतनी तेज़ी से तरक्की कर सकते हैं। सो इससे ये नतीजा अख़ज़ किया जा सकता है कि अगर हमारा नौजवान सही तरीक़े और सही डायरेक्शन में अपना दिमाग चलाए तो कितना क्रिएटिव है। सो कप्तान वैसे भी आपको पता ही है हमारे जो हैं सोशल मीडिया पे ख़ासे एक्टिव हैं। ही इज़ अ यंग गाय, एंड क्यों नहीं, ही लाइक्स टू ड्रेस अप एंड गेट्स हिज पिक्चर्स टेकन, और ये बहुत सारी तस्वीरें कुछ वक्फे से शेयर करते रहते हैं। बाय द वे, इनको तो बहुत शौक़ है ही ज़रा ड्रेसअप होकर तस्वीरें खिंचवाने का, और इसमें कोई मुज़ायक़ा नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। नसीम शाह बड़े शूट फूट कराते रहते हैं और जगह जगह पोस्ट करके वो भी अपने इंस्टाग्राम पे तस्वीरें लगाते रहते हैं। हसनैन बहुत ज़्यादा तस्वीरें लगाते हैं। सो ये हमारे जो 3-4 स्टार प्लेयर्स हैं, दे लव टू गेट पिक्चर्स टेकन, और ज़ाहिर है वो भी यंग हैं, स्टारडम है, सब कुछ है, तो दे आर एन्जॉइंग देयर टाइम। अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक जी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में तंबाकू नोशी के खिलाफ आलमी दिन आज मनाया जा रहा है। इस साल का थीम बड़ा इंटरेस्टिंग है, तंबाकू नहीं खुराक, जिसका मतलब है कि तंबाकू भी एक फसल ही है ना जो उगाई जाती है, उसके बजाय खुराक फराहम करने वाली फसलें काश्त की जाएँ। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में सालाना 1 लाख से ज़ायद अमवात तंबाकू नोशी के बायस पैदा होने वाली बीमारियों से होती हैं, जिनमें हार्ट अटैक, हाइपरटेंशन, फेफड़ों के मुतअद्दिद अमराज, ख़ास तौर पर मुख्तलिफ़ किस्म के कैंसर शामिल हैं, और दिल के अमराज, बेतहाशा दिल के अमराज तंबाकू नोशी से एसोसिएटेड हैं। तशवीशनाक बात यह है कि पाकिस्तान का शुमार दुनिया के उन 15 ममालिक में होता है जहाँ तंबाकू की पैदावार और इस्तेमाल सबसे ज़्यादा है। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई ओपनिंग फैक्ट। इस्तेमाल तो ठीक है, लेकिन पैदावार भी। एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में रोज़ाना तकरीबन 12,000 बच्चे सिगरेट नोशी शुरू करते हैं। आलमी इदारा सेहत के आदाद और शुमार के मुताबिक सालाना बुनियादों पर दुनिया भर में 60 लाख से ज़ायद अफराद की हलाकत का सबब तंबाकू नोशी बनती है। डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। हम इनसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रहनुमाई लेते रहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपकी खिदमात पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ के सेक्टर में किसी से ढकी छुपी हैं नहीं। आपने मुतअद्दिद ऐसे केसेस देखे होंगे, या आपने मुतअद्दिद ऐसी स्टडीज़ आपकी नज़र से गुजरी होंगी। अब क्या हम लोग ये फिगर आउट कर पाए हैं कि दुनिया में जहाँ तंबाकू नोशी का ट्रेंड कम हो रहा है, पाकिस्तान में ये ट्रेंड क्यों बढ़ रहा है? एक तो मैं समझता हूं कि हमारे यहाँ इस मामले में जो अदाद शुमार हैं वो बहुत एक्यूरेटली शायद मौजूद ना हो। मैं इस चीज़ का, इस फील्ड का चूँकि कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ जो टोबैको यूज़ है पर्टिकुलरली, लेकिन हर चीज़ में बात करने से पहले ज़रा फैक्ट्स को ज़रूर मद्देनज़र रखना चाहिए। तो हो सकता है कि मेरे जो अदाद शुमारी, मेरी मालूमात इस बारे में वो एग्जैक्ट ना हो, लेकिन मेरी इत्तला के मुताबिक जो पाकिस्तान के अंदर टोबैको यूज़ के अदाद शुमार हैं वो अप्रॉक्सीमेट हैं, तो बहुत एग्जैक्ट नहीं। बाहर क्या, हमारे यहाँ अभी भी बहुत लोग सिगरेट का या तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें पहले से जो चीज़ बेहतरी आई है उसका मैं जिक्र कर सकता हूँ, और जो बेहतरी आई है वो ये
कि जो अवेयरनेस है, जो इस मामले में जो मालूमात हैं लोगों तक पहुंची हैं तंबाकू के मुज़िर असरात की, वो बाहर कैफ ज़्यादा इफेक्टिवली पहुंच रही हैं। मीडिया के ज़रिए नौजवान जो हैं हमारे, वो बहुत सारा सोशल मीडिया कंज्यूम करते हैं, उन तक भी ये इंफॉर्मेशन जा रही है। हेल्थ के जो इदारे हैं उन्होंने इसके ऊपर भी काफ़ी बात की है। शौकत खानम जैसे इदारे जो हैं वो भी इस बारे में लगातार बात करते हैं और मई के महीने में ज़रा खुसूसी तवज्जो से बात करते हैं। तो कम अज़ कम मैं समझता हूँ कि जो सेहत के ऊपर मुज़िर असरात हैं उसके बारे में गुफ्तगू जो है वो एक बेहतर वॉल्यूम पे हो रही है, एक बेहतर लेवल पे हो रही है। सर्टनली शौकत खानम का इसमें बड़ा ज़बरदस्त किरदार भी है। डॉक्टर साहब आपने सही पॉइंट आउट किया, और दीगर जो लोग हैं जो इस सिलसिले में आगाही मुहिम चलाते हैं। अच्छा, हम ये आपसे जानना चाहते हैं, सिगरेट नोशी हो गई, फिर इसके अलावा है गुटखा, मावा, मतलब इसकी एक लातादाद इक़साम हैं जो लोग करते हैं, या फिर पान में तंबाकू डालकर खाना, ये तमाम चीज़ें इक्वली नुकसानदेह हैं या कोई एक दूसरे से ज़्यादा कोई फ़र्क है? कोई ज़्यादा नुकसान देती है, कोई कम नुकसान देती है? यूँ कहिए कि इनके इनफरादी नुकसान में एक से दूसरे में तो शायद कुछ फ़र्क हो, लेकिन जो चीज़ याद रखने की है वो ये कि आपको ये उसी हाईवे पे डाल रही हैं, सारी चीज़ें उसी हाईवे पे डाल रही हैं जो आगे नुकसान पहुंचाता है। वो क्या हाईवे है? वो निकोटीन की एडिक्शन है। निकोटीन एक सादा सा केमिकल है लेकिन वो एडिक्टिव है और उसकी आदत पड़ जाती है। अच्छा, अब आप वो सिगरेट के ज़रिए लें, वेप के ज़रिए लें, या किसी और रास्ते से ज़रिए से अपने जिस्म में जज्ब करें, बाहर कैफ आपके जिस्म को उसकी आदत पड़ जाएगी। अब अगर एक ज़्यादा मुज़िर रास्ते से आप ले रहे हैं तो आपका ख्याल है कि आप किसी कम मुज़िर रास्ते से जाएंगे, तो बात वो है कि जब एक दफ़ा आदत पड़ जाती है उस केमिकल, उस निकोटीन के ऊपर इन्हिसार करने की, तो फिर सूनर और लेटर आप दूसरे रास्ते भी इख्तियार कर लेते हैं। इसका शॉर्ट आंसर यह है कि तमाम रास्ते मुज़िर हैं, तमाम तरीके जो निकोटीन डिलीवरी सिस्टम्स हैं ना, सारे ये हैं सारे ख़तरनाक। एक से दूसरे में शायद कुछ थोड़ा बहुत 19-20 का 18-20 का फ़र्क हो, लेकिन अच्छा कोई भी नहीं है क्योंकि अंजाम एक ही जगह पहुंचाते हैं। नहीं, तो ये तो बड़ी हमारे लिए ज़रा सरप्राइजिंग बात है, क्योंकि हमने ये सुना था कि भाई सिगरेट में चले धुआं जा रहा है, वो सारा हो रहा है, मुतासर कर रहा है। अब निकोटीन की टैबलेट्स भी आ गई हैं। अब निकोटीन चलें पैचेस तो इनटेक नहीं है, लेकिन टैबलेट्स लोग ले लेते हैं। ये सारा इस तरफ भी मामला, उससे नई चीज़ें आती, नए गैजेट्स हैं जिसमें वेप्स और पता नहीं क्या कुछ है। सो निकोटीन इटसेल्फ भी बहुत मुज़िर सेहत है, धुआं वगैरह तो है ही, लेकिन निकोटीन इटसेल्फ भी आपको ये तमाम बीमारियां लाहक करता है। नहीं, देखिए, समझने सोचने की बात है कि निकोटीन बजाते खुद एडिक्टिव सब्सटेंस है। अब उसको अपनी बॉडी में पहुंचाने के लिए आप सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वेप्स कर रहे हैं, 10 और चीजें आपने गिना दी, ठीक है। अब जब एक दफा एक शख्स को निकोटीन के ऊपर इन्हिसार की आदत पड़ जाती है, तो सूनर और लेटर फिर वो जो ज़्यादा मुज़िर रास्ते हैं, मिसाल के तौर पे सिगरेट, मैं ऐसा देता हूँ, तो आप उसकी तरफ भी माइल हो जाते हैं। तो कई दफ़ा लोग कहते हैं जी हम वेप कर रहे हैं तो इससे हम तो निकोटीन ही ले रहे हैं, जो उसके तंबाकू कागज़ के और दीगर चीज़ों के जो जलने के जो उसके असरात थे, जो बर्न हो रही थी चीज़ें, वो कम से कम हमारे अंदर नहीं जा रही। उस वक्त तक तो बात शायद वो ठीक हो, लेकिन जब आप वेप कर रहे हैं तो बाहर कैफ आप निकोटीन के आदी हो रहे हैं, और जब आप निकोटीन के आदी हो रहे हैं तो खुद ब खुद दूसरी तरफ भी आप जा सकते हैं। दूसरी बात अहम, जो वेपिंग के अंदर मुख्तलिफ सब्सटेंसेज इस्तेमाल हो रही हैं, कोई वजह है ना कि इसको आज तक इसकी कोई एंडोर्समेंट क्लियर नहीं आ पाई किसी भी इदारे से। अमेरिका देख लें, इंग्लैंड देख लें, यूरोप देख लें, जितने तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वो इसको बड़ा कॉशियसली देख रहे हैं और मना ही कर रहे हैं। उसकी वजह यह है कि जो टोबैको के या जो सिगरेट के कन्वेंशनल टोबैको के इस्तेमाल के असरात जो थे, मुज़िर असरात, उनको भी मुरतब होते हुए, एनालाइज होते हुए, साइंसी तौर पे रिकग्नाइज होते हुए कई दहाइयाँ लगनी थी। तो क्या हम इस दौरान अपने लंग्स में, और कुछ एविडेंस है कि लंग इंजरी होती है और कुछ लोगों को हुई भी है वेपिंग के जरिए जी। तो इसलिए मसला ये है कि ये ऐसी चीज़ है जिसकी ज़रूरत नहीं, एडिक्टिव सब्सटेंस है, और उस एडिक्शन के जरिए हम ज़्यादा खतरनाक रास्ते जो। अच्छा, आप ज़रा छोड़ने की बात करते हैं। आपने बहुत सारे लोगों को काउंसिल भी आपकी टीम ने किया होगा, क्या तरीका है तंबाकू नोशी छोड़ने का? मतलब एकदम छोड़ाई जा सकती है, कोई ग्रेजुअल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है? बहुत से लोगों का ख्याल है कि अगर छोड़नी है ना तो बस ये आखिरी सिगरेट होना चाहिए, उसके बाद नहीं पिए। बड़ा मुश्किल बात है, मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने जैसे अर्ज की नहीं, एडिक्टिव सब्सटेंस है तो इसके बहुत से रास्ते हैं छोड़ने के, ठीक है। लेकिन सबसे अहम चीज़ है ये याद रखनी है
कि अक्सर औकात पहली अटैम्प्ट फेल हो जाती है, दूसरी फेल हो जाती है। आपने छोड़ना नहीं, अगर आपको कोशिश की, आप उसमें कामयाब नहीं हुए तो हार ना मानिए, फिर कोशिश करें छोड़ने की। दूसरी, तीसरी, चौथी अटैम्प्ट में शायद आप सिगरेट छोड़ने के काबिल हो जाए। क्या तरीका कार उसमें? एक तो साइकोलॉजिकल कमिटमेंट है, उसके अलावा कई दफ़ा क्विटिंग की जो एड्स है, जैसे वो पैचेस वगैरह हैं, उसकी वो भी आसानी कुछ पैदा कर देते हैं कि जो फौरी तलब है निकोटीन की उसको वो दूर कर देते हैं। उसके अलावा कुछ दवाएं भी हैं जो साथ इस्तेमाल होते हैं, काउंसलिंग जो है इसमें इस्तेमाल हो सकती है। लेकिन ये सारी चीज़ों का जो समझे बुनियाद है ना, जो बेस लेयर है, सारी इमारत गिर जाएगी अगर वो चीज़ नहीं है, वो कमिटमेंट है आपकी। और उस कमिटमेंट को हासिल करने के लिए हमें मालूमात चाहिए, हमें जानने की ज़रूरत चाहिए और ये यकीन करने की ज़रूरत चाहिए कि वाकई ही आहिस्ता 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 ये तंबाकू हमें नुकसान पहुंचा रहा है। और एक नुकसान नहीं पहुंचा रहा, दर्जनों नुकसानात हैं जो जिस्म में ये दे रहा है। You're very right. You're very right. Thank you so much, Dr. Faisal Sultan, for being with us, sir. And hopefully बहुत से लोगों को मदद मिली होगी. So yes, बहुत से लोग कोशिश करते हैं सिगरेट छोड़ने की, तंबाकू नोशी छोड़ने की, ख़त्म भी हो जाती है, कुछ अर्से बाद दोबारा शुरू कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा, ये बड़ी तसल्ली मिली होगी लोगों को सुन के, कि एक दफ़ा अगर आपकी ट्राई फेल हो गई है तो कोई बात नहीं, आप दोबारा कोशिश करें। अगर दूसरी मरतबा आपकी कोशिश नाकाम हो गई है तो कोई बात नहीं, आप तीसरी मरतबा कोशिश करें। एज़ लॉन्ग एज़ आप कमिटेड हैं अपनी इस कॉज में, आप छोड़ देंगे। और वो जो एड्स होती हैं कुछ, जिसमें पैचेस वगैरह हो गए, निकोटीन की गोलियां हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने के आदी हैं तो आप उनसे भी मदद हासिल कर सकते हैं। बट आई हैव सीन चेन स्मोकर्स जिन्होंने 12-12, 15-15 साल सिगरेट पिए, एक डब्बी सिगरेट की दिन में ख़त्म करते थे, एंड देन उसके बाद जब छोड़ी तो दोबारा सिगरेट को हाथ नहीं लगाया। वी हैव सीन पीपल लाइक दैट अराउंड अस। सो आज का दिन है, ज़रा गौर करें इस बात पे और कोशिश करें अपनी ज़िंदगी को, अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करने की। ब्रेक के बाद हासिल होते हैं। वेलकम बैक जी। हमने हैदराबाद के मौसम की बात की थी ना इब्तिदा में। अभी लाहौर से लोगों के ट्वीट्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं कि भाई लाहौर में ऐसी हवा चल रही है कि ऐसा लग रहा है दिसंबर का महीना है। एंड ऑब्वियसली इंसान को वैसे तो भला लगता ही है, एंजॉय भी करते हैं आप अच्छे मौसम को। और पूरा हफ्ता ऐसे प्रेडिक्ट हो रहा है 24 डिग्री सेंटीग्रेड। बाय द वे, जून के बिल्कुल आगाज़ में लाहौर का दर्जा हरारत है, मई की आज आखिरी तारीख है। सो जून शुरू हो गया है और 24 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाहौर इस वक्त मौजूद है। बारिश हो रही है, ठंडी हवाएं चल रही हैं, बट यही वो क्लाइमेट चेंजेस हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, जो हमारे ओवरऑल माहौल पर असरअंदाज होते हैं और मुस्बत असर इनका नहीं पड़ता, क्योंकि जो फसलें हैं, जो सारी खेती बाड़ी है, वो सारा कुछ आपको पता ही है, हमारा रिवायती सदियों का निज़ाम है जो उस हिसाब से होती हैं। अब अचानक से मौसम तब्दील होना शुरू हो गया है और हमारी अपनी कोताही की वजह से ही, और दुनिया में ज़ाहिर है दुनिया की बहुत बड़ी कॉन्ट्रीब्यूशन इस ग्लोबल वार्मिंग में, तो हम पे तो असर आ ही रहा है। खैर, आप हमें अपने शहर का मौसम लिख के बताइएगा जियो पाकिस्तान टीवी पे। अभी हम इस्लामाबाद में ज़रा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की बात करेंगे। इस्लामाबाद में रहने वाले आजकल भी इस खौफ व हरास में मुब्तला हैं कि जिस तरह कराची का हाल है उनका शहर भी वैसे ही ना हो जाए। कहीं भी किसी भी वक्त लुट जाने का खौफ सर पर मंडला रहा है। कोई रास्ता पूछने के लिए करीब आता है तो लगता है मोबाइल छीनने वाला है। कुछ अरसे से दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में गैर मामूली हद तक स्ट्रीट क्राइम एक्चुअली वारदातें बढ़ गई हैं। शहर भी बेहंगम तरीके से ही फैल रहा है ना। पहले तो छोटा सा शहर था, कंट्रोल करना आसान था। शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार होते जा रहे हैं, जबकि एक वक्त था इस्लामाबाद को सबसे महफूज शहर तस्वुर किया जाता था। और अब हाल ये है कि रेड जोन हो या रिवायती तौर पर क्राइम फ्री तस्वुर होने वाले पॉश एरियाज़, शहरी कहीं भी महफूज नहीं है। अहमद सुबहान हमारे साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मालूम करते हैं कि भाई चल क्या रहा है। अहमद, शुक्रिया। अहमद, बताइएगा, स्ट्रीट क्राइम खबरें बढ़ने की बहुत खबरें आ रही हैं इस्लामाबाद से। कितने सहाफ़ियों को लूट लिया गया, ज़ाहिर है हमसे डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं तो वो हाईलाइट भी ज़रा ज़्यादा होता है। चंद ही दिनों में बहुत सी वारदातें रिपोर्ट हुई हैं, तो क्या पुलिस तस्लीम कर रही है कि हाँ समथिंग इज़ रॉन्ग, हालात बिगड़ रहे हैं? जी बिल्कुल, पुलिस यकीनन तस्लीम कर रही है और इसीलिए हमने देखा कि गुज़िश्ता हफ्ते में जब क्राइम मीटिंग हुई तो DIG ऑपरेशन ने तकरीबन 6 के करीब थानों के SHOs को तब्दील किया है और नए SHOs को लगाया गया। और इन्हीं थानों में से भी जिस तरह से अब जो ताज़ा तरीन वाक़या हुआ 7th एवेन्यू पे जो गुज़िश्ता रोज़ पेश आया, तो उसमें भी जो यहाँ पर थाना अपारा के SHO थे कि उनको भी चेंज किया गया था। और इसी तरह फिर जो ओवरऑल क्राइम साइकिल है उसमें काफ़ी तब्दीलियाँ लाई जा रही हैं।
रोज़ाना हम देखते हैं कि कोई ना कोई नई तैनातियाँ की जा रही हैं, नए ऑफिसर्स को लगाया जा रहा है कि जो ज़्यादा बेहतर कारकर्दगी परफॉर्म कर सकेंगे, और फिर इसी तरह से जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी ये तंबीह की जा रही है कि बारहा कहा जा रहा है कि जो ओवरऑल क्राइम सिचुएशन है उसको अंडर कंट्रोल लाया जाए। अच्छा अहमद, सरप्राइजिंगली बहुत सारी जो वारदातें रेड जोन में हो रही हैं जिनमें बहुत सारा एरिया कैमरा कवर्ड है, सेफ सिटी का प्रोजेक्ट यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। सो क्या कैमरों में कुछ नहीं आ रहा कि ये एक ही गिरोह है, मुतादिद लोग हैं, चल क्या रहा है शहर में? हाँ जी, पॉश सेक्टर्स में ही वारदातें इस्लामाबाद में पहले भी होती रही हैं और हमेशा ही पॉश सेक्टर्स ही ज़्यादा तमाम तर जो वारदातें करने वाले अफराद हैं उनकी निशाने पे रहे हैं। ये आज पहली मरतबा नहीं है कि इस तरह की वाक़यात हो रहे हैं, बल्कि राजनी, चोरी, डकैती, जो कार थेफ्ट है, बाइक थेफ्ट है, जो प्रॉपर्टी थेफ्ट में आता है, वो तमाम तर जो केसेस हैं वो पॉश सेक्टर्स में ही होते रहे। अब जिस तरह से बताया जा रहा है कि अब जो ग्रोह है उसमें नौजवान लड़के हैं, मखसूस एज ग्रुप है, मखसूस एरिया से उनके ताल्लुक हैं और फिर उनकी मखसूस तरीके से जो वारदात की नौयत है वो सामने आ रही है। ये लोग बाइक्स पे आते हैं, 4-5 के ग्रुप में आते हैं, 2 से 3 मोटरसाइकिल्स पे आते हैं और ये लोग बासानी वारदात करते हैं। मुख्तलिफ इनके साथ जो पुलिस मुकाबले हैं वो भी माजी में भी होते रहे, अब भी हो रहे हैं। सबसे बड़ा एलिमेंट जिस तरह से अफगानिस्तान का रहा माजी में भी और अब भी, कि अब भी जो ग्रोह है उसके मुतालिक भी यही बताया जा रहा है। और जिस तरह से जो इस तरह की कच्ची आबादियाँ हैं, जो मखसूस बस्तियाँ हैं, वहाँ पर अब ऑपरेशन के हवाले से प्लान तश्कील दिया गया। और अब जिस तरह से सेफ सिटी के कैमराज हैं जो तमाम तर डाटा रिकॉर्ड किया जा रहा है, तो उसके थ्रू ये कोशिश की जा रही है कि हर सूरत इन लोगों की पकड़ धकड़ हो और फौरी तौर पर इन लोगों से जो रिकवरी है वो भी हो सके कि जो लुटे हुए शहरी हैं उनको भी उनकी जो सामान गया है वो वापस मिल सके। ये तो बड़ा मुश्किल काम है, जो लूटे हुए शहरी हैं उनका सामान वापस आए। शहर को वैसे एक बड़े क्लीन अप ऑपरेशन की आपको लगता है ज़रूरत है? आप कवर करते रहे हैं ऐसे वाक़यात, पहले के हालात भी आपने देखे हैं, अभी के भी, और ये छोटी छोटी वारदातों से शुरू होते हैं ना, फिर बड़ी बड़ी वारदातें करते हैं। बिल्कुल क्लीन अप ऑपरेशन की ज़रूरत है और यही हमने देखा कि गुज़िश्ता रोज़ ही जो यहाँ पर रावलपिंडी के थाना रवात के एरिया में जो एक आज़ाद कश्मीर में मीरपुर में पोस्टेड नैब के जज थे, वो उनके घर पे जिस तरह इसी तरह चोरी की नौयत से गए और वहाँ पर जो मुज़ाहमत हुई और उनको फायर करके उनको जहाँ भाग कर दिया गया। तो ये वाक़यात, ऐसे ही कई वाक़यात पहले भी पेश आते रहे और फिर ये हमने देखा बिलखसूस जो इस्लामाबाद के और रावलपिंडी के जो पॉश एरियाज़ हैं वहाँ पर ये वाक़यात ज़्यादा रिपोर्ट होते हैं कि जहाँ पर मुज़ाहमत होती है और मुज़ाहमत के बाद फायरिंग होती है। बहुत से एरियाज़ में पुलिस मुकाबले इसी तरह के रिपोर्ट हुए हैं और अब भी इसी तरह की एक ज़रूरत है। और यकीनी तौर पर जो दोनों ही शहरों की फोर्सेज हैं वो उस तरह से मुतहरिक नहीं दिखाई देती कि जिस तरह हम लोग देखते थे कि रावलपिंडी हो या इस्लामाबाद हो, यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर स्नैप चेकिंग होती थी। अब हमें अरसा दराज गुजर गया कि दोनों ही शहरों में कोई किसी किस्म की स्नैप चेकिंग नहीं होती। माजी में हम देखते थे कि क्राइम बढ़ता था तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती थी, ईगल स्क्वाड्स होते थे, डॉल्फिन स्क्वाड्स होते थे, मुख्तलिफ इस तरह के जो मोबाइल यूनिट्स होते थे वो हमें दिखाई देते थे, ऑफिसर्स खुद दिखाई देते थे। कम अज़ कम ये एक शहर में एक खौफ की लहर दौड़ती थी जराइम पेशा अनासिर की जानिब कि वो खौफजदा होते थे और वो अपनी एक्टिविटी से हटते थे क्योंकि पुलिस रोड पे दिखाई देती थी। बिल्कुल ये सब कुछ होता था लेकिन अब ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। बहुत शुक्रिया आपका अहमद सुबहान। और हम अब लोगों के स्नैचिंग के वाक़यात की बात कर रहे थे। अभी पिछले ही दिनों जियो न्यूज़ के हमारे स्टार रिपोर्टर हैं एजाज सैयद, जंग ग्रुप से वाबस्ता सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं उमर चीमा साहब, उनका मोबाइल फ़ोन और नकदी छीन लिया गया। मतलब सेफ सिटी कैमरे मौजूद हैं लेकिन ये लोग जिनके बारे में जिनकी खबर बनती है उनके लिए पुलिस अगर कुछ नहीं कर पाई तो वो आदमी, वो आम शहरी जो मिडिल क्लास है, जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिसकी अपने घर में कोई नहीं सुनता, उसकी पुलिस कहाँ सुनेगी। सो ये सारा कुछ हमारे सामने है। अब हज़ारों मुकदमा जो हैं वो एक एक महीने में दर्ज हो रहे हैं लेकिन कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रहे। हम अपने दोस्तों की बात, कल रात हमारी एक दोस्त हैं राबिया अनम, जियो से सालों एसोसिएटेड रही हैं, वो कराची के ज़रिए में उनके साथ वाक़या पेश आया, उनके 17 ज़नी हुई, वही मुसल्लह मुल्ज़िमान आए और उनका बैग और ज्वेलरी वगैरह जो भी पहनी हुई थी वो उनसे छीन कर फ़रार हो गए। सो ये बड़ा हॉरिफाइंग तजर्बा होता है। अज़न तजर्बा क्या कह लें, ये बड़ा ही ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होता है आपके लिए जब इस तरह का वाक़या होता है। जो आपका माली नुकसान होता है वो तो होता ही है लेकिन आपके जहन पे भी बाज़ औक़ात ऐसा ये नक्श छोड़ देता है कि आप उस खौफ से, उस टेरर से बाहर ही नहीं निकल पाते कई हफ्तों तक, मे भी महीनों तक। और जो ज़रा सेंसिटिव लोग होते हैं
वो कभी भी। सो यस, इसको ऐसा नहीं है कि हाँ वारदात हो गई, नहीं, आगे भी दिस हैज़ इम्पैक्ट ऑन वंस मेंटल हेल्थ। अभी हम एक ब्रेक लेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। अच्छा, हर इंडस्ट्री में यही होता है ना, जब कोई नई चीज़ आ रही होती है तो बहुत सारे उखाड़ पिछाड़ होते हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर मूव हो रहे होते हैं। हमारे यहाँ भी कोई नया टीवी चैनल आ रहा होता है तो बहुत से लोग मूव हो रहे होते हैं, कोई किसी जगह जा रहा होता है, कोई किसी जगह जा रहा होता है। सो हमारी जो पॉलिटिकल इंडस्ट्री है उसमें भी एक नई जमात आने वाली है। सो वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है लोगों में और बहुत उखाड़ पिछाड़ तवक्को की जा रही है कि होगी, और ऑलरेडी जो है शुरू भी हो चुके हैं मामलात। जहांगीर तरीन भी पूरी तरह मुतहर्रिक हो गए हैं। पहले वो लाहौर में सियासी रहनुमाओं से मुलाकातें करते रहे, कल इस्लामाबाद में अहम शख्सियत के साथ बैठक हुई। उनके पुरानी साथी अलीम खान भी उनके साथ आमिले हैं। अहम बात यह है कि जनूबी पंजाब से इलेक्टेबल्स की बड़ी तादाद जहांगीर तरीन के गिर्द जमा हो रही है। वैसे जनूबी पंजाब में उनका वैसे ही असर रसूख बहुत ज़्यादा था, लोगों ने पसंद करते हैं। ओन चौधरी जो पहले इमरान खान के साथी थे अब इनके साथी हैं, कहते हैं कि पार्टी का जल्द ऐलान हो जाएगा। तो हम भी कल से रब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं। ओन चौधरी साहब से ज़रा कतरा रहे हैं, पता नहीं क्यों नहीं आ रहे हैं। ओन चौधरी साहब अगर आप सुन रहे हैं ज़रा आएँ, हम आपसे ज़रा ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स मालूम करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। खैर, इमरान खान साहब जो दूसरी पार्टियों से लोगों को तोड़ तोड़ कर ला रहे थे एक ज़माने में और PTI बना रहे थे, उन्हें लग रहा है कि आज उनके जमात के ख़िलाफ़ किंग्स पार्टी बनाई जा रही है। अब ये टिकट होल्डर्स के पीछे पड़े हुए हैं कि किसी तरह उनको PTI से दूर करें, और कई कर चुके हैं। कईयों ने कहा जी वही जो हाथ खड़ा करके जी हम तो पाकिस्तानी फौज के साथ हैं, हम तो 8-9 मई को बड़ी उसकी मजम्मत करते हैं और हम पार्टी छोड़ रहे हैं, सब कुछ माफ़ हो जाता है उनका। उनमें से ऐसे भी हैं जो कि अब लॉबी कर रहे हैं कि लोगों को किसी तरह PTI के टिकट होल्डर्स को तोड़ के तो कोई एक नया ड्रामा बन रहा है किंग्स पार्टी का, तो उस तरफ लेके जाए, तो वो भी चल रही है कि ये उनका मौक़िफ़ था। साथ में ही जोड़ तोड़ के बादशाह सैफ अली ज़रदारी साहब साबिक़ सदर ने लाहौर में डेरे डाल रखे हैं। जनूबी पंजाब में भी पीपल्स पार्टी कदम जमाने की कोशिशें तेज़ कर रही है और मुस्लिम लीग नून जो पंजाब की सबसे बड़ी पार्टी थी इस इंतखाबी हिकमत अमली में अभी पेश नहीं है। अभी तक उनकी वाज़ेह ही नहीं है हिकमत अमली, लिटरली वो अपने मामलात में फंसे हुए हैं। सायर है गवर्नेंस का सारा बोझ भी उन्हीं पे है। पार्टी क़ायद मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर बैठे हैं। हुकूमत की ख़राब परफॉर्मेंस का सारा बोझ नून लीग के कंधों पर है। बज़ाहिर बची कुची तहरीक इंसाफ का मुकाबला भी असल में लग रहा है नून लीग से ही होगा और अल्टीमेटली जहांगीर तरीन साहब की पार्टी दरअसल एक डिसाइडिंग फैक्टर ना बन जाए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। साफ़ी साहब, जहांगीर तरीन साहब दोबारा मुतहर्रिक हो गए हैं, सेहत भी उनकी पहले से बेहतर है, तहरीक इंसाफ से अलग हुए, नाअहल भी हुए, लेकिन हमारी सियासत में ऐसे बड़े बड़े नाम कभी गैर मुताल्लिक़ नहीं हुए, रेलेवेंट नहीं हुए। सो आजकल फिर लोग उनके इर्द गिर्द जमा हैं, इकट्ठे हैं, नई जमात की तख्लीक हो रही है। आपको नई जमात का मुस्तक़बिल कुछ नज़र आ रहा है? आपको लगता है कि ये जमात ही डिसाइडिंग फैक्टर बनेगी आने वाली गवर्नमेंट का? देखिए, एक तो जहांगीर तरीन साहब उनका इस PTI को जो इमरान खान के साथ था उसको बनाने में बुनियादी किरदार था। उनके वसाइल ज़्यादातर ख़र्च हुए थे और जहांगीर तरीन कोई करिस्मेटिक पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन एक तो उनकी मैनेजरियल सलाहियत बहुत ज़्यादा है, खामोशी से काम करते हैं, पैसा खर्च कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस वक़्त इमरान खान साहब और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ताकार भी वही थे। इसलिए आपने देखा होगा कि ये जितने भी लोग थे तो अक्सरियत उनकी ऐसी थी कि जहांगीर तरीन साहब जाते और अपने जहाज़ में उनको बिठाते और इमरान खान साहब के सामने पेश करते तो और उधर से वो PTI का झंडा वो अपने गले में लहराते। तो जहांगीर तरीन साहब के साथ फिर इमरान खान साहब ने बड़ी ज़्यादती की। एक तो उनको मामला बराबर करने के लिए कुर्बानी का बकरा बनाया गया, फिर उसके बाद अपनी अहलिया के कहने पे उनको पार्टी से निकाला गया, उनके फ़ोन टैप किए गए, उनकी अहलिया तक के फ़ोन टैप किए गए, उनके बेटे भी केसेस बनाए गए। तो उनके यहाँ एक अब इंतकाम का आंसर भी उनके जहन में है। तो इससे पहले भी उन्होंने अपना ग्रुप बना दिया था और ज़ाहिर है
कि अब जिनके कहने पे ये लोग आए थे उनके कहने पे वापस जा रहे हैं, और जिनके कहने पे वापस जा रहे हैं तो मेरे ख्याल में वो उनको जहांगीर तरीन साहब के घर का ही रास्ता दिखाएंगे। तो इसलिए ये जहांगीर तरीन साहब के गिर्द इकट्ठे हो रहे हैं। अच्छा ज़ाफ़ी साहब, पंजाब में सियासत में पीपल्स पार्टी भी अब मुतहर्रिक दोबारा से हो रही है। जनूबी पंजाब से तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले और दीगर कई लोग भी इसमें शामिल हो रहे हैं। तो क्या पीपल्स पार्टी पंजाब में आपको लगता है दोबारा अपना फुटप्रिंट बना पाएगी? मेरे ख्याल में एक ख़ास हद से ज़्यादा नहीं। सिर्फ जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी का कुछ ना कुछ असर है। बाकी वस्ती पंजाब में अगर आप देखें तो पिछले सालों में मुकाबला सिर्फ और सिर्फ रहा मुस्लिम लीग नून और पीटीआई के माबैन, और अब अगर पीटीआई वहाँ से आउट हो रही है तो ज़्यादा इम्कान इस बात का है कि उसको रिप्लेस करेगी या तो मुस्लिम लीग नून और या फिर ये जो जहांगीर तरीन का ग्रुप है ये। अच्छा साफ़ी साहब, ज़रा खैबर पख्तूनख्वा की खबर तो दें हमें। वहाँ पे उस तरह से कोई क्रैकडाउन, जैसे राना साहब कह रहे हैं कि क्रैकडाउन ना कहें, नहीं हुआ। ऑल्दो क्रैकडाउन तो है ही, बहुत ज़्यादा बड़े बड़े लोगों की गिरफ्तारियाँ भी नहीं हुई। 9 मई के वाक़यात वहाँ भी उसी शिद्दत के साथ हुए थे, लेकिन वहाँ वो हाल नहीं देखा जो हमने बाकी जगह पे देखा, पर्टिकुलरली पंजाब में देखा। अब ऐसी खबरें भी हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से तहरीक इंसाफ के बड़े लोग इमरान खान साहब से अलग होने जा रहे हैं। वहाँ खैबर पख्तूनख्वा में आपको तब्दीली आती हुई नज़र आ रही है? एक तो ये कि खैबर पख्तूनख्वा में भी अभी तक काफ़ी सारे लोग उनकी जमात को छोड़ चुके हैं। मसलन पेशावर सिटी से जो साबिक MNA भी थे और वो दाखिला के वज़ीर मुमलिकत भी थे हाजी शौकत अली, वो छोड़ चुके हैं। इसी तरह स्वात से हैदर अली जो उनके MNA थे वो छोड़ चुके हैं और पीपल्स पार्टी को ज्वाइन भी कर चुके हैं। कई MPAs भी छोड़ चुके हैं। लेकिन बल्क में अभी उधर ये है कि ज़्यादातर लोग परवेज़ खटक से उन्होंने अपने आप को वाबस्ता किया हुआ है, और परवेज़ खटक की कोशिश ये है कि वो अपने आप को अलग एक तशख़्ख़ुस के साथ रखें। लेकिन मेरे ख़्याल में अल्टीमेटली शायद उन लोगों को भी जहांगीर तरीन ग्रुप की तरफ जाना पड़ेगा, या फिर अगर वो इमरान खान से वाबस्ता रहते भी हैं तो रहेंगे इमरान खान साहब की पार्टी में, लेकिन काम करेंगे वो किसी और के लिए। अच्छा जी, लेट्स सी क्या होता है। बहुत शुक्रिया आपका सलीम साफ़ी साहब। अब ज़रा क्रिकेट की बात कर लेते हैं। बहुत सियासी बातें हो गई हैं। बाय द वे, जस्ट फॉर द अपडेट, इमरान खान साहब को पता ही है ना, रवाना हुए हैं ज़मान पार्क से और अभी वो रवा दवा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उन्हें पेश होना है, बुशरा बीवी ने पेश होना है नायब अदालत में। अभी ज़रा हम बात करेंगे एशिया कप की। भारत की हरदर्मी की वजह से एशिया कप का इनेकाद अब तक एक मुअम्मा लिटरली बना हुआ है। इवेंट कहाँ और कैसे होगा ये गुत्थी सुलझ के नहीं दे रही है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन क्रेग बार्कले और चीफ एग्जीक्यूटिव जेफ साहब आए पाकिस्तान और PCB हुकाम से मुलाकातें की। ICC के ओहदेदार पाकिस्तान को भारत जाकर वर्ल्ड कप खेलने पर कायल करते रहे। हालांकि ICC हुकाम को अच्छी तरह मालूम है कि भारत का पाकिस्तान के बारे में रवैया स्पोर्ट्स की स्पिरिट के खिलाफ है और भारत की तंग नज़री का ये आलम है कि वो एशिया कप में पाकिस्तान का हाइब्रिड मॉडल भी कबूल करने को तैयार नहीं है। और IPL फाइनल के मौके पर एशियन क्रिकेट काउंसिल के हुकाम भारतीय क्रिकेट बोर्ड को एशिया कप में शिरकत पर आमादा करते रहे, लेकिन भारत ने साफ इनकार कर दिया। भारत ने कहा कि वो श्रीलंका की मेज़बानी में कोलंबो में एशिया कप कराने को तैयार है, लेकिन UAE या कहीं और नहीं खेलेगा। श्रीलंकन मीडिया भी रिपोर्ट कर रहा है कि श्रीलंका मुख्तसर नोटिस पर एशिया कप मेज़बानी कर सकता है। पाकिस्तान को एशिया कप की मेज़बानी से महरूम रखना सर्टनली नाकाबिल कबूल है। और इससे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सरबरा नजम सेठी ये कह चुके हैं कि भारतीय टीम ने एशिया कप में शिरकत ना की तो पाकिस्तान भी वर्ल्ड कप खेलने इंडिया नहीं जाएगा। वैसे क्या फजूल की डिविजन्स और ये बातें हैं लिटरली, जिन बातों का कोई तुक नहीं है, जो बहसें होनी नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ एक मुल्क की और मोदी सरकार की हट धर्मी की वजह से ये नौबत यहाँ तक आँख पहुँची है। एशिया कप 1 सितंबर से 17 सितंबर तक होना है, जबकि वर्ल्ड कप 5 अक्टूबर से 19 नवंबर तक होगा। सो लेट्स सी क्या होता है। सोहेल इमरान हमारे साथ ही हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सोहेल भाई शुक्रिया। कोई क्लैरिटी आई? बड़े अहम ओहदेदारान आए, क्या बातें हुई, किस किस से मुलाकातें हुई?
अब्दुल्ला, हाई लेवल की मीटिंग्स है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के आला अहदेदारान के दौरान, इसका कोई एजेंडा नहीं सामने लेकर आएगा। यही वजह है कि अब तक कोई इस तरह की सॉलिड दोनों फ्री कैन की जानब से खबर भी सामने नहीं आई, ना पीसीबी की तरफ से ना आईसीसी की तरफ से। इसको एक आईसीसी ने कर्टेसी कॉल करार दिया। कैसे मुमकिन है कि एक अहम जो मेंबर मुल्क है उसका दौरा किया जाए और आईसीसी के आला अहदेदारान आए, वर्ल्ड कप का इशू हो जिसके शेड्यूल का अनाउंसमेंट नहीं किया जा सका, जिसको 5 अक्टूबर को शुरू होना है, 4-5 महीने का वक्त रह गया, और उससे पहले आप एक आला अहदेदारान जो पाकिस्तान आ रहे हैं आप उनको एक कर्टेसी कॉल दें। और उससे पहले उन्होंने इंडिया जाकर भी वहाँ के आला अहदेदारान से मुलाकात की है। 2-3 अहम इशू हैं जिनके ऊपर बातचीत जारी है, जो हमारी अंडरस्टैंडिंग भी है और जो हमें बताया भी गया है ज़राए की तरफ से। और वो सबसे बड़ी बात यह है कि जो टेम्परेचर हाई हुआ हुआ दोनों जानब से जो बयानबाजी हुई है कि जी हम नहीं आएंगे, इंडिया नहीं आएगा तो हम भी नहीं जाएंगे, उसको थोड़ा सा कूल डाउन करना है, थोड़ा सा कम करना है। और उसके साथ साथ एश्योरेंस लेनी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वहाँ जाकर खेलेगा, क्योंकि आईसीसी का एक मेगा इवेंट है, 4 बरस के बाद होता है और उसमें पाकिस्तान शिरकत नहीं करता, या इस तरह का जो मामला है वो आखिरी वक्त तक चलते रहते हैं, तो आईसीसी को भी खासी दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा। और उसके बाद एक इशू है वेन्यूज़ का, और एक और इशू है फाइनेंशियल मॉडल का। वेन्यू के ऊपर तो पाकिस्तान ने अपने अहमदाबाद में जो मैच रखना चाह रहा है आईसीसी और इंडिया, क्योंकि 1,30,000 कैपेसिटी का क्राउड है, वहाँ पर आके बैठ के मैच देख सकता है नरेंद्र मोदी, और उसकी वजह से उनको गेट मनी बहुत ज़्यादा हासिल होती है। लेकिन पाकिस्तान को तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस वेन्यू के ऊपर, और इन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार पाकिस्तान ने कल की जो मीटिंग हुई है उसमें भी इजहार इसका किया है। अब आते हैं वर्ल्ड कप की तरफ, और वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने बिल्कुल वही मौक़िफ़ अपनाया है जो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी सामने लेकर आते रहे हैं कि अगर इंडिया पाकिस्तान नहीं आता किसी भी सूरत में बायलैटरल सीरीज़ के लिए या एशिया कप के लिए या किसी और मामले के लिए, तो पाकिस्तान की को भी जो है वो वहाँ पर नहीं खेलना होगा, और बहुत उसको हुकूमत से इजाज़त लेना पड़ेगी, और हुकूमत इजाज़त देगी तो वो जाएगा। यही मौक़िफ़ पाकिस्तान ने दोहराया, और उसमें हमें जो मालूम पड़ा है वो यही है कि हाइब्रिड फार्मूले के ऊपर भी पाकिस्तान ने तजवीज़ दी है कि जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो हाइब्रिड फार्मूले के तहत किसी और वेन्यू पर खेल लें, क्योंकि हमें अपने मुल्क की तरफ से जो हाइब्रिड तो चले बाद में आएगा, वर्ल्ड कप का हाइब्रिड पता नहीं कब आएगा। सोहेल भाई, वो जो एशिया कप वाला हाइब्रिड था कि बाकी टीमें यहाँ के खेल लें, 4 मैचेस हमारे यहाँ हो जाएँ, बाकी मैचेस फिर श्रीलंका या दुबई वगैरह में हो जाएं, वो प्रोपोजिशन अब तक इंटैक्ट है या वो अब फेंक दी गई है खिड़की से उठा के बाहर? अब्दुल्ला, चंद रोज़ पहले भी आपके साथ इस मसले के ऊपर बात हुई थी। अब तक जितनी भी चीज़ें सामने आ रही है, जितनी भी खबरें सामने आ रही हैं, वो मीडिया रिपोर्ट्स की आ रही हैं सामने, उसके ऊपर तबसरे किए जा रहे हैं। जो 3 रोज़ पहले आईपीएल का फाइनल हुआ था उसके मौके पर श्रीलंका के और उनके साथ अफगानिस्तान, इन तमाम की आपस में बातचीत ज़रूर हुई थी, और उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू जो थी वो सामने आई थी कि जी इंडिया ने कैटेगोरिकली ये कह दिया हुआ है कि जी टूर्नामेंट होगा, एक वेन्यू के ऊपर होगा और वेन्यू कोलंबो होगा, इसके अलावा कोई वेन्यू तस्लीम नहीं किया जाएगा। उन्होंने बिल्कुल रद्द कर दिया है यूएई में दुबई के वेन्यू को। और उसके साथ साथ एक और जो पत्ता खेलने की कोशिश की है वो श्रीलंका क्रिकेट ने खेलने की कोशिश की है कि जी हम मुख्तसर वक्त में भी जो एशिया कप है उसकी मेज़बानी के लिए तैयार है। ये अब सूरत बहुत ज़्यादा गंभीर होगी। और ये ऐसे कैसे कोई भी क्रिकेट बोर्ड आके उठ के कह दे कि भाई एक टूर्नामेंट होस्ट करना है पाकिस्तान ने, और एक और क्रिकेट बोर्ड का बयान ये सामने आता है कि हम होस्ट करने के लिए तैयार हैं, तो ये बड़ी मायूब बात नहीं है? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था कि ये मेज़बान पाकिस्तान है इस टूर्नामेंट का, और पाकिस्तान जो मेज़बान है उसके बगैर आप कैसे फ़ैसला कर सकते हैं कि उठ के तीसरा मुल्क आके कह दे कि जी मैं करा लेता हूँ। इसलिए जो इजलास है वो हमें जो पता चल रहा है वो अगले 3-4 रोज़ के अंदर अंदर मतवक्को है, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो था वो आईसीसी के अहदेदारान के साथ बिजी था। वर्चुअल इजलास होगा, एसीसी का एग्जीक्यूटिव का इजलास होगा, और उसमें ये तमाम तर मामला रखे जाएंगे। मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान से मेज़बानी इस तरह छीन ली जाए और पाकिस्तान अपना रद्द अमल ना दे, क्योंकि इससे पहले नजम सेठी भी कह चुके हुए हैं कि अगर पाकिस्तान से इस तरह मेज़बानी छीनी गई और पाकिस्तान से एशिया कप को ले जाया गया तो पाकिस्तान एशिया कप में शिरकत नहीं करेगा, और पाकिस्तान के बगैर जाकर कराकर देख लें कि उसकी कितनी एशिया कप की अहमियत है। तो इसलिए अगले 3 से 4 रोज़ खासे ट्रिकी हैं, और ये मामला भी खासा ट्रिकी हो चुका हुआ है। और मेरे ख्याल में अगले 3 से 4 रोज़ में हमें ज़रा बैलेंस ढूंढना होगा। सोहेल भाई, ये बताइएगा कि इस सारे में क्या अगर भारत ये चाह रहा है कि हम क्रिकेट की दुनिया में आइसोलेट हो जाएं, और मतलब वी आर वन ऑफ द टॉप टीम्स, वी हैव द टॉप प्लेयर्स, मतलब इस साजिश को भी तो कहीं मद्देनज़र रखना होगा कि
इसी भेड़ चाल में कहीं हम बिल्कुल ही बाहर ना होते चले जाएं टूर्नामेंट से? जी अब्दुल्ला, बिल्कुल उसकी इंडिया की हमेशा ये जी इंडिया की हमेशा ये कोशिश रही है कि पाकिस्तान को क्रिकेट के मैदान में या क्रिकेट के हवाले से नुकसान पहुंचाया जाए और यही उसकी हद्दुल इम्कान कोशिश है। लेकिन इसमें जो दूसरे बोर्ड्स हैं उनका बड़ा अहम किरदार होगा। आप देखें बांग्लादेश के जो सदर थे वो ऐन वक्त के ऊपर वो आए नहीं, उन्होंने कहा जी मेरी निजी मसरूफियात है। ऊपर से श्रीलंका कूद पड़ा कि जी मैं तो कराने के लिए तैयार हूँ। तो ये जो साथ देने वाले लोग थे जिनकी पहले खबरें आती रहीं कि जिन्होंने ईमेल्स के ज़रिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यकीन दहानी करा दिया कि हम हाइब्रिड के लिए पाकिस्तान आकर खेलने के लिए तैयार हैं, लेकिन अब उसके मुतज़ाद चीज़ें सामने आ रही हैं। तो इसमें पाकिस्तान क्रिकेट का ये एक ऐसा वक्त है और ये एक ऐसी सूरत हाल है कि इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो स्टांस होगा पाकिस्तान का, वो आने वाली जो सिमत है वो तय करेगा। मुस्तकबिल में ये तमाम मसाइल हल हो सकते हैं अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपनी स्ट्रांग फुटिंग के ऊपर खड़ा रहता है, जिसका वो इजहार अपने इंटरव्यूज़ में अपने बयानात में कर चुका हुआ है। बहुत शुक्रिया आपका सुहेल इमरान। लेट्स सी क्या होता है। अभी क्लैरिटी वैसे मुझे लगता है कि अभी ये कह रहे हैं कि अभी नहीं मिलने वाली। सो क्लैरिटी अब कुछ हफ्ते भी लग सकते हैं आने में, या कुछ दिन तो सर्टनली लगेंगे ही, लेकिन एक गंभीर सूरत हाल है जो हमें दरपेश है। अभी हम एक ट्रिब्यूट शामिल करना चाह रहे थे लेकिन ब्रेक आ गई है बीच में, सो ब्रेक के बाद कर लेंगे। वेलकम बैक जी। भाई एक चैंपियन लड़की से आपको मिलाना है। हालिया नेशनल गेम्स पाकिस्तान भर के नौजवानों ने साबित किया कि भरपूर इन पे टैलेंट है। इंटरनेशनल सतह पर मुल्क का नाम रोशन करने के लिए सब तैयार हैं। इनमें एक तैराक हैं, स्विमर बिस्मा खान। पहले भी हम आपसे इनकी मुलाकात करा चुके हैं। ओलंपियन बिस्मा ने 5 इनफरादी गोल्ड मेडल जीते हैं, टीम के साथ 3 और तलाई तमगे जीती तो 5 से 7 हो गए मेरा ख्याल है। वो कौमी खेलों की बेस्ट स्विमर करार पाई हैं। शी इज़ अनबिलीवेबल। एटलीस्ट नेशनल सतह पे तो इनका कोई कंपटीशन है नहीं। उनको वेलकम करते हैं। हमने एयरपोर्ट पे उनको पकड़ा है, वो कोयटा से जा रही हैं इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम बिस्मा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। आई नो यू हैव अ फ्लाइट राइट आफ्टर दिस। लेकिन बताइए, मतलब नेशनल गेम्स में इस तरह से कामयाबियाँ हासिल करना कितनी बड़ी बात है आपके लिए एज अ स्विमर, एज अ स्पोर्ट्स पर्सन? कितनी तैयारी की थी इस टूर्नामेंट से पहले आपने? डेफिनेटली इस टूर्नामेंट से पहले हमने काफ़ी तैयारी की थी, क्योंकि नेशनल गेम्स पहले 4 साल बाद हो रही है। बिकॉज द लास्ट वन वी हैड वाज 2019 में जो हुई थी पेशावर में, एंड ऑब्वियसली कोविड केम, तो उसके बाद 4 साल बाद हो रही है। तो 4 साल बाद वैसे ही नेशनल गेम इट्स अ वेरी बिग थिंग, और जब 4 साल बाद हो रही तो इसकी तरह और ही एक्साइटमेंट थी कि 4 साल बाद हो रही, क्योंकि नेशनल चैंपियनशिप तो हमारी हर साल होती है, बट नेशनल गेम्स को एक बहुत बड़ी चीज पाकिस्तान में माना जाता है, क्योंकि इट्स द ऑल पाकिस्तान गेम्स आप एक तरफ से कह सकते हैं। और ऑब्वियसली मेहनत की थी हमने। मेरी 1 महीने पहले नेशनल चैंपियनशिप थी, तो ऑलरेडी हम फॉर्म में थे। तो उसका नेक्स्ट स्टेप हमारा यही था कि हम नेशनल गेम्स लगानी है। और नेशनल गेम्स आर्मी लास्ट टाइम भी डोमिनेट किया था आर्मी ने, और इस साल भी आर्मी का यही था कि स्पेशली मेरी टीम, आई रिप्रेजेंट पाकिस्तान आर्मी, तो उनका यही था कि इस दफ़ा अभी हम ज़्यादा से ज़्यादा मेडल कलेक्ट कर सके। तो मेन गोल यही था कि मेडल सबसे ज़्यादा जहाँ से भी ले सकते हैं हमने कोशिश की है। जी वंडरफुल, वो कोशिश आपकी कामयाबी रही है। अच्छा, ये नेशनल गेम्स में इस तरह की कामयाबी हासिल करना इंटरनेशनली आपके लिए क्या ओपनिंग्स फराहम करता है? मतलब इंटरनेशनली आपके लिए कितनी चीज़ों के, कितने इवेंट्स के, कितने कॉम्पिटिशन्स के दरवाजे खुलते हैं? ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेपिंग स्टोन होता है टू शाइन एट इंटरनेशनल स्टेज? यस ऑब्वियसली आप अगर पाकिस्तान में बेस्ट हो गए, अगर आप पाकिस्तान में रैंकिंग बनाएंगे तो ऑब्वियसली यू आर मेकिंग द पाकिस्तान टीम। तो नेशनल चैंपियनशिप होगी या नेशनल गेम्स होगी, इसमें अच्छा करना फॉर एवरी एथलीट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से दे मेक द रैंकिंग, और यहाँ से आप जो है पाकिस्तान टीम आगे मेक करते हैं। आगे आप एशियन गेम्स में जाएं, कॉमनवेल्थ गेम्स में जाएं, या जो भी गेम्स में जाएं, बट दिस इज द फर्स्ट स्टेप टू गेट टू द इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म। अच्छा, आप कितना फासला कितनी देर में तय करती हैं? अगर इफ़ वी कंपेयर दैट टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स जो दुनिया के चैंपियंस हैं, तो हम क्या उनके करीब पहुंच गए हैं, या आप उसी लेवल पे हैं, या अभी और वक्त लगेगा हमें? नहीं, हम आपसे अगर आप कोई 10-12 साल पहले जो स्विमिंग लेने पाकिस्तान की, उसके हिसाब से वी आर वेरी गुड। अब हमने पाकिस्तान स्विमिंग ने काफ़ी इम्प्रूव कर लिया इस चीज़ में, बट स्टिल अगर आप वर्ल्ड लेवल पे देखें तो अभी भी हम लाइक वी आर फार बिहाइंड फ्रॉम दैट। अगर वर्ल्ड चैंपियनशिप का मेडल ले ले, ओलंपिक मेडल ले ले, उसके लिए टाइम डिफरेंस है। बट आई थिंक ग्रेजुअली जब हमने 10-12 साल में इतना मार्जिन कवर कर लिया, तो ग्रेजुअली वी कैन कवर इट आगे भी। इट्स नॉट इम्पॉसिबल ऑब्वियसली, बट हमें टैलेंट है। 25 करोड़ 24 करोड़ का मुल्क है हमारे यहाँ। आप तो चलें ज़बरदस्त हैं, यूर
ब्राइट स्टार, आपके पीछे जो नई बच्चियां आ रही हैं उनमें भी आपको पोटेंशियल नज़र आता है कि ज़ाहिर है अब फैसिलिटीज़ भी पिछले दो अदवार से बेहतर होंगी, मॉडर्नाइज भी हो रही हैं चीज़ें, सो आपको मुस्तकबिल पाकिस्तान में स्विमिंग का रोशन नज़र आ रहा है? डेफिनेटली अभी लाइक नेशनल गेम्स जब हम स्विमिंग हमने इवेंट्स करवाए हैं तो देयर आर मेनी यंग गर्ल्स हु आर कमिंग अप स्पेशली फ्रॉम कराची की स्विमिंग लाहौर की स्विमिंग से बहुत ज़्यादा है। कराची में देयर लाइक अ लॉट ऑफ स्विमिंग, बट यही है कि पाकिस्तान में टैलेंट तो है, इट्स नॉट लाइक नो डाउट पाकिस्तान में टैलेंट ऐसा कह नहीं सकते कि नहीं है, डेफिनेटली पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है। बात यह कि पाकिस्तान गवर्नमेंट शुड बी स्टेपिंग आउट अप और उनको इन्वेस्ट करना चाहिए अपनी स्पोर्ट्स में, अपनी एथलीट्स में। Only then Pakistan can get to another level and international competition. Because obviously talent है, फिर बात है कि उस टैलेंट को बाहर निकालना, उसको और एनहांस करना इस पाकिस्तान जॉब। अच्छा, हमारा 4 साल पहले जो नेशनल गेम्स हुआ था, ज़ाहिर है कुछ पार्टिसिपेंट्स वो भी होंगे जो उसमें भी मौजूद थे जो अब भी मौजूद हैं, ओवरऑल हमारा स्टैंडर्ड इम्प्रूव हुआ है गेम्स का? हाँ जी, लास्ट टाइम जो एथलीट्स थे और वो अब जो एथलीट है डेफिनेटली हुआ, क्योंकि 4 साल एक तो वेरी बिग मार्जिन, 4 साल में आप इम्प्रूव करते हो, फिर नए एथलीट्स भी आते हैं, तो एवरी ईयर इट्स चेंजिंग। आप नॉट जस्ट स्विमिंग, एवरी ईयर आप किसी भी चैंपियनशिप में ले लें, आप जब भी किसी नेशनल चैंपियनशिप में जाएंगे एवरी ईयर आपको नया बंदा जरूर देखेंगे, एवरी ईयर समवन न्यू इज कमिंग अप। So बात वहीं पे आ जाती है कि पाकिस्तान नीड्स टू इन्वेस्ट इन देयर स्पोर्ट। Certainly, लोग तो करना चाह रहे हैं, you know, लोग तो करना चाह रहे हैं, बच्चों की बात कर लेते हैं, लोगों की बात कर लेते हैं। बट बात है कि if you like I'm into swimming क्योंकि मेरा family background is in sports. Like my dad was swimmer, फिर बहन swimming में आ गई, you know, तो ये तो है क्योंकि it is in the family. but बात है कि if someone coming out of the sports family, they need to see some future in sports. True. And अच्छा, when you don't see any future in sports and when you're not getting something out of sports in Pakistan, then obviously people just leave. Certainly आपको मेडल्स की जरूरत होती है, आपको पैसों की जरूरत भी होती है ना जिंदगी गुजारने के लिए आजकल। So वो भी पाकिस्तान is getting very expensive day by day. It is getting very expensive. So it is very important. So आपको वो भी lucrative amount of money मिलना चाहिए ताकि बच्चे राग़िब हों स्पोर्ट्स में। सिर्फ क्रिकेटर्स ही ना अमीर हों, बाकी स्पोर्ट्स वाले भी अमीर हों। अच्छा, अब ये बताइएगा बिस्मा, ये बताइएगा आप, और उनके अमीर होने से हमें कोई एतराज़ नहीं है, माशाल्लाह वो भी हमारे हीरोज़ हैं, हम चाहते हैं कि बाकी लोग भी अच्छी ज़िंदगी गुजारें। नहीं, बात है कि इक्वालिटी पे है ना, क्रिकेटर्स गेट सो मच, व्हाई नॉट अदर स्पोर्ट्स? क्योंकि वी आर डूइंग द सेम जॉब दे आर डूइंग, दे आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान, वी आर आल्सो रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान। तो इट्स नॉट लाइक कि हम कुछ अलग करें या वो कुछ अलग करें, वी बोथ आर डूइंग द सेम थिंग। सो व्हाई क्रिकेट माउंटेनियर साजिद सतपारा से बात कर रहे थे, ही इज़ द फर्स्ट इन द सीजन टू क्लाइंब द एवरेस्ट विदाउट ऑक्सीजन, और उनको अपनी जो सबमिट फ़ी देने के लिए उनके पास फंड्स नहीं थे एंड नो स्पॉन्सर केम फॉरवर्ड और किसी ने कोई मदद नहीं की, सो इट इज़ अ ट्रेजेडी। अब मुझे बिस्मा ये बताएं, बच्चों की हो रही हैं गर्मियों की छुट्टियाँ, बिल्कुल ये रेलेवेंट आपके से स्पोर्ट्स, क्योंकि आप चैम्पियन हैं, हम तो भाई घर की बात है तो हम ऐसे पूछ लेंगे। सो कौन सी राइट एज है बच्चों को स्विमिंग शुरू कराने के लिए? I think I started learning swimming when I was 4. जब मैं 4 साल की थी तो मैंने स्विमिंग सीखना शुरू कर दी थी, and that is the right age to get into any sports when you're 4, 5, 6 years old. क्योंकि there you get your basic right, your technique right. क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हो then you get that बड़े होके like। और जो बच्चे पानी को देख के चीखे मारते हैं और रोते धोते हैं और डरते हैं स्विमिंग पूल से, मतलब उन पे आप मेहनत करते रहें तो हाँ, it all depends on the instructor. अगर वो the coach is good, eventually बच्चे will get into it. जब when I was younger तो मैं भी छोटे होते पानी से डरती थी, I used to cry, डर लगता था पानी से, तो अब्बू कोच थे, तो अब्बू ने anyhow मुझे पानी में डलवा दिया किसी तरह। तो it's not like it's all about once you're in आप कर ही लेते हो, but it all depends on the coach कि वो आपको you know किस तरह करता है और सब कुछ। तो माशाल्लाह बच्चे आ रहे हैं, अब गर्मियों की छुट्टी आई तो मुझे लगता है कि बच्चों समर कैंप्स लगने चाहिए, क्योंकि बच्चे शुड बी लाइक इनटू स्पोर्ट्स। एब्सोल्युटली, स्विमिंग खास तौर पे टीवी और गेम से निकल के जरा कुछ कोई फिजिकल एक्टिविटी भी करनी चाहिए। अच्छा, आपको एज अ स्विमर अपनी डाइट पे कितनी तवज्जो देनी पड़ती है? डाइट पे काफी, क्योंकि डाइट इज एवरीथिंग। A lot of people in Pakistan, a lot of sports people in Pakistan, they don't take diet that much seriously. उनको लगता है कि training is everything. Training is not everything if you're not taking care of your health, if you're not giving your body the right amount of proteins or carbohydrates or fats, and even sleep, or everything like your minerals and even sleep. Everything matters a lot. It's a whole cycle. It's not like आपने सिर्फ swimming कर ली और आपने सिर्फ
2 घंटे जाके अपनी फिजिकल प्रैक्टिस कर लिया, दैट्स इट। इट्स ऑल थिंग, इसमें योर फिजिकल फिटनेस इज इंक्लूडेड, योर जिम इज इंक्लूडेड, आपकी डाइट, आपका स्लीपिंग पैटर्न, योर मेंटल हेल्थ, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड। व्हेन यू आर मेंटली फिट एंड physically fit, then you want to do it, but a lot of people, अच्छा, आप अपनी फैमिली में बिस्मा, so आपके अब्बा, आपकी बड़ी बहन और आप सबसे ज़्यादा मेडल्स, मैं लड़ाई नहीं करा रहा, सबसे ज़्यादा मेडल्स आपने जीते? नहीं, obviously it's my sister. अच्छा, उनको ज़्यादा टाइम हो गया मेरे से स्विमिंग में, so I'm still young and she have been in swimming. She has been in swimming when I was not even born. तो मतलब she उनको गोल्डन गर्ल का अवार्ड नाम भी दिया गया था in 2002, तब तो मैं पैदा हुई थी। I think she's into swimming way before me. किरण का certainly बहुत तजर्बा है, बहुत है, लेकिन I'm sure you have a long way to go. So किरण अब भी हिस्सा लेती हैं या अब she has sort of retired? No, she's still competing. She's still competed in national games this time also, after having a baby as well. So that's a big thing. She had a baby and after a month she was in the pool. So that's a big inspiration for women out there. A lot of women and girls. Yes. Yeah. तो कितने मेडल लेके जा रही हैं घर? कितने हो गए? 8 gold. 8 gold. Wonderful. Overweight तो नहीं हो गया आपका लगेज? नहीं, एयरपोर्ट पे रोका बहुत उन्होंने मुझे। ओवरवेट तो हुआ। सिक्योरिटी चेक दे आस्किंग के क्या है, बीप कर रहे होंगे ना जरा, वो कह रहे हैं ये कहाँ से इतने क्या, एक आध तो ठीक है, इतने कैसे आप लेके जा रही हैं साथ? उन्हें लग रहा होगा आप इधर उधर से किसी के और की लेके आए। बेस्ट ऑफ लक भाई, एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर फैमिली, एंड गो सेलिब्रेट योर विक्ट्री एंड गुड लक फॉर द फ्यूचर टूर्नामेंट्स। ज़बरदस्त हो गया ना, ऐसा लग रहा था हम अपने किसी दोस्त से किसी अपने से वीडियो कॉल कर रहे हैं, ऐसा कुछ माहौल सा बन गया था। अच्छा जी, अभी हम ज़रा ओवरऑल नेशनल गेम्स के बारे में आपको बता दें। क्वेटा में 34वीं नेशनल गेम्स की इख्तितामी तकरीब हुई, ज़बरदस्त म्यूज़िकल शो भी हुआ और सदर मुमलिकत पहुँचे डॉक्टर आरिफ अलवी, और इवेंट में विनर्स और रनर अप सब टीमों समेत उन्होंने ट्रॉफियाँ दी सबको। तकरीब में फ़नकारों ने भी रंग जमाया और परफॉर्मेंसेस पे लोग झूम उठे भाई। और जो ट्रिब्यूट हमने शुरू में देना था वो अभी भी देना है, सो ब्रेक के बाद कर लेंगे उसको फिर। वेलकम बैक जी। ताज़ा तरीन हमारे पास खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर दूसरी समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस उमर अता बदयाल की सरबराही में 5 रुकनी लाजब बेंच 12:15 बजे समाअत करेगा और बेंच में जस्टिस एजाजुल अहसन हैं, जस्टिस मुनीब हैं, जस्टिस हसन अजहर रिजवी हैं, जस्टिस शाहिद वहीद शामिल हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत में ऑडियो लीक्स कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। मुबैना ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम जुडिशल कमीशन के खिलाफ 4 दरखास्तें दायर की गई थीं। इमरान खान सदर सुप्रीम कोर्ट आबाद, आबिद जुबैरी, रियाज हनीफ फ्राही और दीगर लोगों ने दरखास्तें दायर की थीं। ये सारी तफसील हम मालूम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट अब्दुल कयूम सिद्दीकी। कयूम साहब, एक तो ये मामला है, दूसरा ये कि है कि जो कमीशन है उसने भी एतराज़ उठा दिया है बेंच पे। जी अब्दुल्ला, बहुत दिलचस्प डेवलपमेंट्स हैं हमारे पास और इंक्वायरी कमीशन की तरफ से, जो कि इंक्वायरी कमीशन जस्टिस काजी फैज़ ईसा, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर क्रीम जज और 2 हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पर मुश्तमिल है, जिनमें जस्टिस आमिर फारूक हैं और जस्टिस नईम अख्तर अफगान हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस। आज उनकी तरफ से भी जवाब दाखिल किया गया है। इससे कबल गुज़िश्ता रोज़ वफाकी हुकूमत ने इन 3 जज साहिबान पर, जिसमें चीफ जस्टिस जस्टिस एजाजुल अहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, इन पर एतराज़ किया था कि वो बेंच के अंदर ना बैठें और चीफ जस्टिस ने अब बेंच तश्कील दें। आज इंक्वायरी कमीशन में उससे बढ़कर जो है वो जवाबात आए हैं। वो ना सिर्फ ये कि जो आईनी दरखास्तें हैं ऑडियो लीक कमीशन के खिलाफ, उनको कहा है कि ये नाकाबिले समाअत हैं, क्योंकि आबिद जुबैरी जो हैं वो खुद ऑडियो लीक्स के अंदर एक उनका नाम है, तो लिहाजा उनका कोई ऐसा बुनियादी हक नहीं है जो कि मुतासिर हुआ हो, और ये एक पब्लिक का हक है कि वो सच जाने, तो इसमें पब्लिक इंटरेस्ट का कोई मामला नहीं था। लिहाजा ये ना सिर्फ दरखास्तें काबिल समाअत नहीं है, बल्कि जो इंक्वायरी कमीशन की तरफ से मजीद ये कहा गया है
कि जो जजेस का ओथ ऑफ ऑफिस है उसके अंदर ये है कि वो जज साहबान जो हैं वो आइन और कानून और सुप्रीम जुडिशल के कोड ऑफ कंडक्ट के मुताबिक जो है वो अपने फराइज अदा करेंगे। अब ये कहा गया है कि क्योंकि उस कोड ऑफ कंडक्ट का आर्टिकल 4 जो ये कहता है कि अगर आपके ज़ाती मामलात या उससे मफादात वाबस्ता हों या आपके कोई करीबी अजीज हों उनका मुकदमा हो तो वो आप खुद नहीं सुन सकते हैं। और इसलिए क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो सास हैं उनकी ऑडियो लीक का मामला भी इसमें है। ऑडियो लीक में जस्टिस मुनीब अख्तर का नाम भी है और एक बेंच जो कि तश्कील दिया गया था आबिद जुबैरी और परवेज इलाही की जो गुफ्तगू हुई थी उसमें जस्टिस इजाजुल हसन ने उस बेंच की सरबराही की थी। तो इन 3 जज साहबान को न सिर्फ ये कि इस बेंच के अंदर नहीं बैठना चाहिए, दूसरी बात जो है वो एक और बड़ी अहम बात इंक्वायरी कमीशन जो कि है उसने उठाई है और एतराज उठाया है। उन्होंने कहा कि ये 5 रुकनी बेंच जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने तश्कील दिया है इसका तरीकाकार ही गलत है, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसके अंदर ये कानून आ चुका है कि 3 जजेस की कमेटी जो है चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जजेस की वो बेंच कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। लिहाजा ये मामला उनके सामने जजेस कमेटी के सामने रखा ही नहीं गया था, तो लिहाजा इस हवाले से ये तरीकाकार भी जो इसके अंदर इख्तियार किया गया वो भी गलत है। इस सिर्फ यही बात खत्म नहीं होती और दो बड़ी बात है वो ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 जिस पर 8 रुकनी बेंच ने हुक्म इम्तना जारी किया है उसके ऊपर भी सवालात उठाए हैं इस इंक्वायरी कमीशन। अच्छा, एक और मामला जो है कयूम साहब, वो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनके खिलाफ शिकायत के मामले में भी कुछ आगे बात बढ़ रही है, मामला आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, जराए का ये कहना है कि वो जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर रेफरेंसेस दाखिल किए गए थे पाकिस्तान बार काउंसिल और दीगर की तरफ से, तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी के हवाले से कि वो शिकायत जो हैं वो दुरुस्त हैं या नहीं हैं उसके ऊपर गौर के लिए मामला जो सीनियर एक जज हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही के एक मेंबर हैं, क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का एक तरीक़ाकार है कि जब कोई शिकायत आती है तो वो फिर मामला किसी एक जज को रेफर किया जाता है जो कि कमीशन का ही रुकन होता है। वो इसको देखता है और देखने के बाद ये देखता है कि आया ये शिकायत बनती है या नहीं बनती है। तो जो ज़राए की खबरें हैं वो यही हैं कि ये मामला भी किसी एक जज साहब को रेफर किया गया कि वो शिकायत का जायजा लें। लेट्स सी 12:15 बजे ज़रा और इसकी तफसील आना शुरू हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। दैट इज़ इट फॉर टुडे, वी आर गोइंग टू सी यू टुमारो इंशाल्लाह।